चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आवेश और विद्युत धारा, विद्युत आवेश और विद्युत धारा, ये दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में, वो रहेगा विभव एवं विभवांतर। तो जैसा कि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक आज का है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? विभव एवं विभवांतर। ज्यादातर बच्चों का ये मानना है, ज्यादातर बच्चे के करते ये हैं कि विभव हो, विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो, उनकी परिभाषाओं को वो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और याद करके काम चलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसको समझेंगे, ये विद्युत विभव है क्या या विद्युत विभवांतर क्या है। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहे क्लास में तो ये आपका जरूर क्लियर हो जाएगा कि विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर क्या चीज है, इसका काम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास केवल इसी टॉपिक पर रहेगी कि विभव और विभवांतर के बारे में आपको समझाएं हम। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि किसी भी टॉपिक को अगर व्यवहारिक जीवन से आप रिलेट करेंगे तो वो टॉपिक बहुत आसान हो जाता है, खासकर फिजिक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको विभवांतर से रिलेटेड आपके व्यवहारिक जीवन पर आधारित एक आपको बात बताते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि विभवांतर क्या चीज है। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं विभवांतर क्या है। विभवांतर के लिए किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। ये परिभाषा हम लोग जानते हैं। इसके अलावा भी परिभाषा एक दो हैं, लेकिन उससे पहले हम इस विभवांतर के टॉपिक को व्यवहारिक जीवन से रिलेट करके कुछ पढ़ें ताकि हमको ये समझ में आए रियल में कि विद्युत विभवांतर है क्या। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके घर में, आप सबके घरों में पानी की टंकी होगी जो कि छत के ऊपर रखी गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मान लेते हैं एक टंकी है जो हर किसी के यहाँ लगभग रहती है, पानी की टंकी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये एक टंकी है जिसमें पानी है, पानी भरा है। और ये किस ऊंचाई पे है मेरे प्यारे बच्चों? हम मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? h1। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? h1। और एक दूसरी टंकी मान लेते हैं जिसकी ऊंचाई क्या है? h2 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई क्या है? h2। इसकी ऊंचाई अगर यहां से रिलेट करें तो इसकी ऊंचाई क्या है? h1 है और इसकी ऊंचाई क्या है? h2 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां से पाइप के द्वारा अगर हम कनेक्ट कर दें दोनों टंकी को तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर इस टंकी को इस टंकी से कनेक्ट कर दिया जाए, या आपके घर में एक टंकी रखी गई होगी और घर के अंदर नल वगैरह लगे होंगे, तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो टंकी ऊपर रखी गई है वहां से पानी प्रवाहित, मतलब जल प्रवाहित होता है और कहाँ आता है? जैसे ही हम नल खोलते हैं तो उसमें जल आने लगता है, पानी निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि जल क्या है? पानी जो टंकी रखी है उसमें का जो जल है वो प्रवाहित होता है और नल के थ्रू वो बाहर निकलता है। यहां पर जो कंडीशन है, जो पानी है वो प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित होकर के कहाँ आएगा? इस टंकी में आएगा। अब अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जल का प्रवाह क्यों हो रहा है?
इस टंकी से पानी इस टंकी में क्यों आ रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये जल प्रवाह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर ये अधिक ऊंचाई पर टंकी रखी गई है और ये इसकी ऊंचाई जो है वो कम है। तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जल का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। जल का प्रवाह मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है? आप पढ़े भी हैं इस चीज को छोटी क्लासेस में कि जल का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है या अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर जल बहता है। अब जिस प्रकार यहां पर ऊंचाई में अंतर है, ऊंचाई में अंतर के कारण, ध्यान से समझिएगा, ऊंचाई में अंतर के कारण क्या हो रहा है? जल प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है, जल बह रहा है। जल प्रवाहित होने का कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जो ऊंचाई में अंतर है यानी जो हाइट में डिफरेंस है। हाइट में डिफरेंस होने के कारण यहां पर जल का प्रवाह एक टंकी से दूसरी टंकी में हो रहा है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझिए कि अगर आवेश का प्रवाह कराना है तो विभवांतर का होना जरूरी है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जैसे अगर हम किसी चालक, मान ले कोई चालक है, कोई चालक है, इसमें दो बिंदु मान ले रहे हैं, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। मेरे प्यारे बच्चों अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक आवेश को प्रवाहित कराना है, आप एक एक पॉइंट मेरा सुनिएगा, जितने भी पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको आप एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। अगर इस चालक के अंदर आवेश को बिंदु ए से बी तक प्रवाहित कराना है तो विभवांतर का होना आवश्यक है। विभवांतर का मतलब यह है कि जैसे यहां पर ऊंचाई h1 थी, वैसे पहले बिंदु का विभव क्या होगा? पहले बिंदु का अपना कुछ ना कुछ यहां पर विभव होगा, VA। जैसे इसकी ऊंचाई h2 थी, वैसे ही यहां पर इस बिंदु का भी विभव होगा। वो कितना होगा? मान लेते हैं VB। ठीक है, जैसे यहां h1 h2 ऊंचाई, वैसे ही यहां पर विभव क्या है? इस बिंदु का विभव मान लेते हैं VA और इस बिंदु का विभव क्या है? VB। अब अगर आवेश को प्रवाहित कराना है तो विभवांतर होना आवश्यक है, मतलब विभवों में अंतर होना आवश्यक है। अगर विभव में कोई अंतर नहीं है तो आवेश का प्रवाह निश्चित दिशा में नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो आवेश का प्रवाह तभी होगा जब यहां पर विभवांतर स्थापित, यहां से। और दूसरी चीज ये आप समझिए, विभवांतर वो भौतिक राशि है, विभवांतर वो भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। आवेश किस दिशा से किस दिशा में प्रवाहित होगा ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये विभवांतर निर्धारित करेगा। हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आवेश विभवांतर के कारण, विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है, विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है। जैसे आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझिए कि ऊंचाई में डिफरेंस के कारण जल का प्रवाह हो रहा था, वैसे ही विभव में अंतर के कारण यानी विभवांतर के कारण
आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहा है। सेम एज इट इज, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं वैसे ही सेम स्टोरी यहां पर चल रही। अब मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं, और 2 पॉइंट यहां लिखना जरूरी है। क्या? पहला पॉइंट, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। विभवांतर का होना आवश्यक है। ठीक है। विभवांतर वह भौतिक राशि है, विभवांतर वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का प्रवाह निर्धारित करने का काम किसका है? विभवांतर का है। विभवांतर के द्वारा आवेश किस दिशा से किस दिशा में जाएगा, ए से बी की ओर जाएगा कि बी से ए की ओर प्रवाहित होगा आवेश, ये निर्धारित कौन करता है? विभवांतर निर्धारित करता है। और हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहीं पे लिख दे रहे हैं, आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक और एग्जांपल आपको देते हैं, और आप ये बताइएगा कि जल का प्रवाह वो किधर से किधर की ओर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये 2 बर्तन हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, बकेट वगैरह। तो एक है जिसमें 8 लीटर पानी है, और एक है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें केवल 2 लीटर पानी। अब इसमें आप और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ये बताइए कि जल का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा। मेरे प्यारे बच्चों जल का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो पानी की ऊंचाई है वो ज्यादा है, और यहां की जो पानी की ऊंचाई है यानी जल की जो ऊंचाई है वो क्या है? कम। हमेशा अधिक ऊंचाई से जल कम ऊंचाई की ओर प्रवाहित होता है। ये आपको एक और एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिए। मेरे प्यारे बच्चों ठीक इसी प्रकार जैसे अधिक ऊंचाई से जल कम ऊंचाई की ओर प्रवाहित हो रहा है, वैसे ही आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जैसे ऊंचाई में डिफरेंस के कारण जल का प्रवाह हो रहा था
एक टंकी से दूसरे टंकी में। वैसे ही यहां पर विभवों में अंतर के कारण, इसका मतलब यह है विभवांतर के कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित हो रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है। तो उसका कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विभवांतर। ठीक है, आशा करता हूं आपको विभवांतर जो ये टॉपिक है विद्युत विभवांतर ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो एक परिभाषा डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में विद्युत विभव विद्युत विभवांतर आएगा तो वहां पर आप क्या लिखेंगे। तो अब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या फिर शॉर्ट में इसको पीडी भी बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, जिसको विभवांतर कहते हैं हिंदी में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी चालक को यहां पर मान लें और चालक में बिंदु ए मान लेते हैं और एक बिंदु बी मान लेते हैं और आवेश को कर लेते हैं एकांक। एकांक आवेश का मतलब होता है आवेश को हमने 1 कूलाम कर दिया। आवेश को हमने कितना कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? 1 कूलाम। 1 कूलाम बोलिए या फिर एकांक आवेश बोलिए, 1 कूलाम आवेश या फिर एकांक आवेश। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? रटना बिल्कुल भी नहीं है, जो हमने यहां चित्र बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? किसी चालक में या आप लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी चालक या किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को यानी 1 कूलाम आवेश, एकांक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एक ये परिभाषा हो गई। एक और दूसरी भी परिभाषा आपको बता देते हैं। अगर आपको सिंपल लिखना हो तो आप किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को ही विभवांतर कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा। एक आपको दूसरी परिभाषा भी आपको बता रहे हैं, उसको आप नोट्स कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा में विभवांतर की दूसरी परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। किसी एकांक या एकांक अगर ना बोलिए, आप लिखिए किसी चालक में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य किया गया कार्य अर्थात W, किया गया कार्य W तथा उस आवेश Q के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको रटना नहीं है कि विभवांतर बराबर W/Q, ये रटना नहीं है, बल्कि ये कैसे आया ये आपको समझना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये मैं कहूं कि एक Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में अगर कार्य W करना पड़ रहा हो, जैसे मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला कैसे आएगा वो डिराइव करा रहे हैं। Q मान लेते हैं, Q आवेश को प्रवाहित करने में कार्य कितना करना पड़ा मेरे प्यारे बच्चों? W। Q आवेश को प्रवाहित करने में मेरे प्यारे बच्चों कार्य कितना करना पड़ा है? W। ठीक है। और अगर हम ये कहें कि एक कूलाम आवेश को, यहां एक Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में समय कार्य कितना लगा? W। अगर हम कहें एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ा, किया गया कार्य कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? W/Q। स्मॉल q आवेश को प्रवाहित कराने में जो किया गया कार्य था वो मान लेते हैं W। तो एक कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा Q डिवाइड में चला जाएगा, W/Q हो जाएगा। और मैंने अभी परिभाषा में क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर कहा जाता है। तो एक कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अर्थात ये कितने के बराबर होगा? ये विभवांतर के बराबर होगा। इसका मतलब फॉर्मूला V बराबर क्या मिल गया? W/Q। मेरे प्यारे बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर W/Q। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कई किताबों में V नहीं लिखा जाता, डेल्टा V लिखा जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कई किताबों में डेल्टा V लिखा जाता है, तो ऐसा भी आपको मिल सकता है डेल्टा V इज इक्वल्स टू किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। कार्य W हो गया और किया गया कार्य W हो गया और आवेश क्या हो गया? Q। यानी डेल्टा V इज इक्वल्स टू W/Q। कई किताबों में अब डेल्टा V या कई जगह तो dV भी लिखा रहता है, डेल्टा V या dV। ये डेल्टा क्या प्रदर्शित कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? डेल्टा डिफरेंस को बता रहा है। क्या बता रहा है? डिफरेंस। दो बिंदु, अब यहां V1 है, इस बिंदु पर V2 है, तो डिफरेंस V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 वो डिफरेंस को बता रहा है, डेल्टा अंतर को बता रहा है। डेल्टा D लगा है, स्मॉल d, या फिर डेल्टा लगा है, तो डेल्टा किसको प्रदर्शित कर रहा है? डिफरेंस को प्रदर्शित कर रहा है, अंतर को प्रदर्शित कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यह परिभाषा हो गई, ये कैसे फॉर्मूला निकलना था वो आपको निकाल कर बता दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। परिभाषा जानने के बाद एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको व्यवहारिक जीवन का एक उदाहरण हमने दिया था जल का, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जब आपको लिखनी पड़ेगी तो यही आपको लिखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमको फॉर्मूला मिल चुका है। फॉर्मूला क्या मिला है? विभवांतर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? W/Q। इट मीन्स किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और ये क्या है? आवेश। अब मेरे प्यारे बच्चों और आगे हम लोग यहां पर विभवांतर का मात्रक क्या होगा? विभवांतर एक चीज कॉमन रहेगी, विभव और विभवांतर। अभी विभव की भी परिभाषा लिखेंगे। तो विभव और विभवांतर में दो तीन चीजें कॉमन है। मात्रक सेम होगा, लगभग फॉर्मूला भी सेम है, W/Q दोनों में ही है, मात्रक भी दोनों के सेम ही है। अब आगे चल के जब डायमेंशन वगैरह निकालेंगे, क्योंकि अभी तो 10th क्लास में हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां डायमेंशन वगैरह निकालना पड़ेगा, वीमा, तब भी सेम ही आएगा। मात्रक, फॉर्मूला, वीमा, डायमेंशन लगभग सेम। तो विभवांतर का अगर हम लोग मात्रक निकालेंगे तो विभवांतर का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। एसआई प्रणाली में क्या होता है? जूल। और जूल होता है, और आवेश का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कूलाम। तो इसको क्या लिखेंगे? जूल अपॉन कूलाम, या इसी को बोलते हैं ओल्ट। इसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओल्ट। ठीक है, ओल्ट बोला जाता है, ओल्ट। तो विभवांतर का एसआई प्रणाली में मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलाम। या फिर हमने कहां से निकाला है? ये फॉर्मूला, W का जूल और आवेश यानी चार्ज का क्या होता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ट। इसका मतलब ये है कि जो एक ओल्ट होगा ये 1 जूल पर कूलाम के बराबर। ये बात यहां से क्लियर हो गई। 1 वोल्ट कितना होगा? 1 जूल पर कूलाम। अगर सीजीएस प्रणाली की बात करें, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में, तब क्या होगा? अब जो कार्य है, वर्क, उसकी यूनिट क्या होती है सीजीएस में? अर्ग। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जूल नहीं, अर्ग होती है। और आवेश की, आवेश के बारे में आपको बताया था, स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस प्रणाली में आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो यहां आप क्या लिखेंगे? अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ये सीजीएस प्रणाली में हो गया, और ये एसआई प्रणाली में मात्रक हो गया। अगला पॉइंट, विभवांतर एक अदिश राशि। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? विभवांतर एक अदिश राशि। विभवांतर एक अदिश राशि है। और कुछ पॉइंट आपको पहले ही लिखा चुके हैं कि विभवांतर वह, आप ऐसे भी लिख सकते हो, विभवांतर वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। तो कई परिभाषाएं इसकी बन रही हैं। अब आपको जो अच्छे से समझ में आए वो परिभाषा, डेफिनेशन, आप बोर्ड एग्जाम में अगर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आता ही आता है, 1 नंबर 2 नंबर एग्जाम में पूछ लेता है, तो अगर आता है तो आप वो परिभाषा, कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप लिख देंगे। विभवांतर एक अदिश राशि है
विभवांतर एक अदिश राशि प्रदर्शित करने का तरीका v होता है, कहीं कहीं डेल्टा v भी लिख देते हैं। विभव में तो v ही लिखा जाता है, लेकिन विभवांतर में कई बार v की जगह डेल्टा v लिख देते हैं कई किताब में। विभवांतर एक अदिश राशि, विभवांतर एक अदिश राशि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कई बार मेरे प्यारे बच्चों विभवांतर विभव ये ना पूछ करके एक वोल्ट क्या है ये पूछ लेता है। कई बार मेरे प्यारे बच्चों एक वोल्ट क्या है वो पूछता है। अब हम लोग एक वोल्ट की परिभाषा लिखने जा रहे हैं। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं V बराबर W/Q फॉर्मूला होता है, अगर हम कार्य को 1 जूल कर दें और आवेश को भी 1 कूलाम कर दें तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 जूल पर कूलाम आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 ही आएगा, और आप 1 जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। बस सिंपल सा है। अगर कार्य 1 जूल हो जाए और आवेश भी 1 कूलाम हो, तब वहां पर जो विभवांतर है वो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा 1 वोल्ट के बराबर। तो 1 वोल्ट को अगर परिभाषित करना है तो आप क्या बोलेंगे, किसी चालक में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो, क्या बोलेंगे। 1 वोल्ट की परिभाषा मैं लिखने जा रहा हूं, वो नोट करिएगा आप लोग। किसी चालक में एकांक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना वोल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर है सभी को। अगर जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में अगर कार्य 1 जूल करना पड़े तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। नोट कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये आपके 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। 1 वोल्ट क्या होता है हमने आपको बता दिया। अगर कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाना है और 1 जूल कार्य करना पड़े, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा 1 वोल्ट के बराबर। वोल्ट क्या है, एसआई प्रणाली में विभवांतर का मात्रक, विभव का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। विभवांतर कुछ नहीं है, दो विभवों में डिफरेंस को
या अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। दोनों ही यूनिट सेम होने वाली है, दोनों का फॉर्मूला भी लगभग सेम है, बस विभवांतर में कई बार डेल्टा वी लिख दिया जाता है। मतलब डेल्टा वी का मतलब ये होता है V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, ऐसा करके। वो निर्भर करेगा आवेश किधर से किधर की ओर चल रहा है। हमेशा आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम ये समझते हैं कि कई बार बैटरी आप लाएंगे मार्केट से, और अगर उस बैटरी में मान लीजिए लिखा है 8 वोल्ट की बैटरी, मतलब 8 वोल्ट उस बैटरी में लिखा हुआ है, तो 8 वोल्ट का मेरे प्यारे बच्चों मतलब क्या है? 8 वोल्ट का मतलब ये है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लेकर जाने में जो किया गया कार्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 8 जूल के बराबर होगा। अगर उस बैटरी में 8 वोल्ट की लिखा है, 8 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक बिंदु से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? 8 जूल के बराबर होगा। अब आप बताइए, अगर यहां पर V बराबर W/Q है, अगर उसमें लिखा है 8 वोल्ट, तो वोल्ट कितना हो, विभवांतर कितना हो गया? 8 वोल्ट। अब कार्य निकालना है, आवेश हमने क्या कर दिया? 1 कूलाम। तो यहां 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो W कितना आएगा? 8। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? अगर 8 वोल्ट की बैटरी है तो 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में काम कितना करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 जूल। ठीक है, 8 जूल कार्य करना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग विभव की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। विभव अगर पूछा जाए विद्युत विभव क्या है बोर्ड एग्जाम में, तो उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, और लिखने के बाद फिर आपको समझाएंगे ये है क्या। किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को अनंत से, अनंत मतलब आप समझ रहे होंगे, अनंत इनफाइनाइट, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है या विभव कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कि विभव क्या है? किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत या अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव। अब आपको समझाते हैं यहां पर कैसे ये लिखा गया है। जैसे मान लीजिए आवेश Q है, आवेश Q, और ये चारों ओर उसके क्या उत्पन्न है? आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो गया है? वैद्युत क्षेत्र, कैपिटल E। अगर किसी दूसरे आवेश को हम, जो कि अनंत पर है, उसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा।
क्यों कार्य करना पड़ेगा? वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कैसे? ये आवेश जो है रखा है, ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर क्या स्थापित है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र स्थापित है। अगर किसी दूसरी आवेशित वस्तु को लाओगे तो क्या होगा? उस पर वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल काम करेगा। और वैद्युत बल के विरुद्ध अगर आपको वस्तु को लाना है किसी बिंदु पर, यहां बिंदु भी मान लो, कोई भी बिंदु ए, अगर इस बिंदु ए पर आपको लाना है उस आवेश को, तो आपको वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे वैद्युत विभव क्या है। इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका भी मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। विभव भी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। जैसे अगर हम आपको दूसरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों समझाना चाहें तो हम एक अनावेशित वस्तु ले लेते हैं। अगर उस वस्तु को हमको आवेशित करना है तो वो अनावेशित वस्तु जब हम उसको आवेशित करने का प्रयास करेंगे, कहने का मतलब जब उसको आवेश देंगे, शुरू में जब उस अनावेशित वस्तु को आवेश देंगे तो उस समय वो शुरुआत में यानी प्रारंभ में कुछ आवेश वो ग्रहण कर लेगी, परंतु कुछ आवेश ग्रहण करने के बाद वो जो और आवेश है जो उस अनावेशित वस्तु थी उसमें अगर आवेश और प्रवाहित कराना है तो जो प्रारंभ में आवेश, कुछ आवेश तो आराम से वो ग्रहण कर लेती है, लेकिन बाद में वही जो आवेश अनावेशित वस्तु के अंदर पहुंच गए वही प्रतिकर्षण बल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या आपको बताया कि एक अनावेशित वस्तु है, तो जब उसको आवेश देंगे तो प्रारंभ में वह आवेश तो ग्रहण कर लेगी, लेकिन बाद में जो आवेश उसमें आ गया वो आवेश, जो दूसरा आवेश अब आ रहा है उस वस्तु में, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगी, यानी कहने का मतलब उसका विरोध करेगी, प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगी। अब अगर उस वस्तु में और आवेश हमको इकट्ठा करना है या पहुंचाना है तो हमको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यह जो कार्य है उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। यदि हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेश दें तो प्रारंभ में वो वस्तु आवेश ग्रहण कर लेती है, परंतु कुछ आवेश ग्रहण करने के पश्चात वह और आने वाले आवेश को पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करने लगती है, प्रतिकर्षण बल लगाने लगती है। अब उन आवेशों को अगर उस वस्तु में पहुंचाना है तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। इसलिए वस्तु को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, इसलिए
वस्तु को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वह आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको हमने समझाया। सिंपल सा इसकी बढ़िया सी परिभाषा यही है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। और यहां पर भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q। यहां विभव एक ही है, इसलिए हमेशा V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से इसको प्रदर्शित करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, वो आपको समझना है। जैसे अगर किसी बैटरी, देखिए कई सेल जब जोड़े जाते हैं तो बैटरी के 2 या 2 से अधिक सेल को अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाती। सेल या बैटरी के संदर्भ में अगर हम आपसे ये बोले कि धारा, सेल हो या बैटरी, उसके संदर्भ में बोला जाए तो धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर मानी जाती है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इसको हम लिख दे रहे हैं, बैटरी या सेल के संदर्भ में धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर मानी जाती है, टर्मिनल की ओर मानी जाती है। बैटरी या सेल के संदर्भ में धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर मानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, वैद्युत धारा को चलने के लिए बैटरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वैद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए बैटरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर यह है कि बैटरी ही विभवांतर उत्पन्न करती है। बैटरी मेरे प्यारे बच्चों क्या करती है, विभवांतर उत्पन्न करती है। और बहुत मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे ऐसे हैं जो ये पूछते हैं इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करती है बैटरी। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करती बल्कि विभवांतर उत्पन्न करती है, और विभवांतर के कारण ही आवेश का प्रवाह संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये आप इसमें आप किसी प्रकार का संदेह आपको नहीं करना है कि ऐसा आप मत सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न। देखिए, अगर जैसे आपको ये समझना है कि कोई तार है, ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो बैटरी क्या कर दिए, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित कर दी और आवेश का प्रवाह संभव हो पाता है। अगर उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब उस वस्तु में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब अगर मान लीजिए हम प्लास्टिक ले लें और प्लास्टिक को ले जाके बैटरी से कनेक्ट कर दें, प्लास्टिक है, बैटरी से कनेक्ट कर दी, क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। क्यों? प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। चालकों में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कारण से वहां विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको समझा देते हैं, लास्ट पॉइंट हो गए ये। विद्युत धारा अदिश राशि है,
दिशा होते हुए भी, ये आपको हम समझाए थे। लेकिन अगर हमको और अच्छे से इसको समझाना हो, देखिए सदिशों के नियम का पालन नहीं करती इसलिए ये अदिश राशि। लेकिन अगर बल और विद्युत धारा दोनों को कंपेयर करिए, तो अगर किसी बिंदु पर बल लग रहे होंगे, मान लीजिए इधर 5 न्यूटन का और इधर भी 5 न्यूटन का, दोनों की डायरेक्शन अलग, तो मेरे प्यारे बच्चों परिणामी बल क्या आएगा? 0 आएगा। +5 -5 खत्म। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? परिणामी बल 0 आएगा। लेकिन ऐसा विद्युत धारा में नहीं होता। जैसे अगर हम आपको यहां पर जैसे एक ये वायर है, इसमें 10 एम्पियर की करंट आ रही है। अब यहां से डिवीजन हो गया, जैसे एक तार आई, अब यहां से 2 दिशाओं में धारा का प्रवाह होगा। तो इधर मान लीजिए मैंने माना 5 एम्पियर की करंट जा रही, इधर भी 5 एम्पियर की करंट जाएगी। अब यहां पे अगर बल्ब लगा दे दोनों साइड, मेरे प्यारे बच्चों दोनों बल्ब जलेगी। विद्युत धारा के टर्म में ऐसा नहीं होगा कि यहां धारा प्रवाहित नहीं होगी, 0 नहीं होगी, बल्कि 5 एम्पियर इधर 5 एम्पियर उधर, इधर की भी बल्ब जलेगी और उधर की भी बल्ब जलेगी। लेकिन बल्ब में क्या हुआ था? बल्ब में जो फाइनल यानी परिणामी बल आया वो क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। लेकिन विद्युत धारा में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए विद्युत धारा सदिशों के नियम का पालन नहीं करने के कारण इसको अदिश राशियों में रखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। विद्युत आवेश आपको हमने समझाया क्या होता है, विद्युत धारा आपको हमने समझाया सिंपल वे में। विद्युत धारा अगर समझना है, जल के प्रवाह को जल धारा, जैसे हम खूब अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट कर दें तो अंग्रेजी की धारा, ठीक है, जल प्रवाहित होने लगा, जल की धारा। वैसे ही अगर आवेश धड़ाधड़ धड़ाधड़, अगर आवेश धड़ाधड़ प्रवाहित होने लगे, चलने लगे, तो उसको कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में विभव या विभवांतर का जो ये फॉर्मूला है W/Q, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। और बहुत सारी जो है उस पर भी क्वेश्चन, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध पर भी मिलेगा, वो आगे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और आज की क्लास बेटा यहीं तक। जय हिंद।